दोस्तों, लाखों साल से अब तक हमने जो कुछ भी किया वो हुआ हमारी बुद्धि यानी हमारे ब्रेन की इंटेलिजेंस के चलते ही किया। क्योंकि जब इंटेलिजेंस में बात आती है तो इंसान अपना हाथ सबसे पहले खड़ा कर देता है बाकी जानवरों की अपेक्षा कि क्या इंसान वाकई इवोल्यूशन के वजह से एग्जिस्ट करते हैं। पर हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस क्यों है? आखिर क्यों हम इतना कुछ कर पाए? सब कुछ बस एक न्यूट्रल पाथवेज के वजह से चलता आया है। और हमारे क्यूरियस होना जो और जानवर में नहीं था, अगर हम अपने जीवन और एवेल्युएशन को देखें तब पता चलेगा कि हमने कैसे इन सब एवोल्यूशन रुकावटों को समझा। ये सच है कि वर्तमान परिस्थितियों में अनुकूलन दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन प्रगति का मतलब केवल यही नहीं होता है। होमोसेपियंस का अंतिम गंतव्य होना जरूरी नहीं है। हम अंतिम रूप नहीं हैं, बल्कि विकास का एक चरण है। हमें बाकी जीवों से अलग करने वाली कुछ चीज़ें हैं। जैविक रूप से हम सब एक ही कंटेनर में हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम बहुत भिन्न हैं। ये अंतर देखना मुश्किल नहीं है। अन्य प्रजातियां अभी भी जंगल में रहती हैं, जबकि हमने जंगल को छोड़ दिया है या साफ कर लिया है। अन्य जानवर हर दिन भोजन के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि हमारा जीवन ऐसा नहीं रहा है। आजकल हम अक्सर एसिडिटी जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। रहन सहन के मामले में भी हम बाकी जीवों की तुलना में काफ़ी जटिल हैं। हम सांस्कृतिक रूप से विकसित हैं और जीवन जीने के तरीके तय करते हैं। हम हमेशा खतरे के बारे में नहीं सोचते, खासकर भोजन के बारे में। अगर कभी सोचते भी हैं तो क्या आपको याद है कि आपको आखिरी बार कब बहुत ज़ोर से भूख लगी थी? हम आज पेट भर जाने के बाद भी और खाते हैं, गाना सुनते हैं, पुल बनाते हैं और यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर जीवन बसाने के बारे में सोच रहे हैं। हम इस जीवन को एक मिशन के साथ जीते हैं। तो क्या है हमारे पास जो हमें धरती पर बाकी जीवन रूपों से अलग करता है? यह है इंसान का दिमाग। रिसर्च से पता चलता है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब केवल समस्याओं को हल करना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ये कल्पना करना, नई चीज़ें बनाना और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी क्षमता है। यही वह चीज़ है जो हमें वास्तव में अद्वितीय बनाती है और हमें प्रगति करने की अनुमति देती है। क्या दूसरे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ भी हैं? हाँ, कई जानवर हैं जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उनकी सामाजिक जीवन में जटिलता होती है और कुछ तो रिचुअल भी करते हैं। हाथी को ही ले लो। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो खुद को आईने में पहचान सकते हैं, जो कि एक प्राइवेट स्पेशलिटी है। लेकिन जिस जटिलता और लचीलेपन में हमारा सामाजिक जीवन और सेल्फ लाइफ चेंज होती है, उतना किसी का नहीं होता। जिस संख्या में हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, ये वास्तव में बहुत विशाल है। तो ऐसा क्या है हमारे दिमाग में जो हमें इतने जटिल सेटिंग्स को संचालित करने के लिए कारगर बनाता है, इतने जटिल विचारों, गाने और कविताएं रचने की क्षमता देता है? पहली चीज़ जो स्ट्राइक करता है वह है साइज़। हमारा दिमाग का साइज़ बड़ा हुआ और हैवी है। सबसे बड़ा दिमाग हमारा है। ये आमतौर पर बड़े बॉडी के साथ आता है। दिमाग का साइज़ बड़ा होता जानवरों में ताकि वे पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट कर सकें, लेकिन हमारा दिमाग वास्तव में शरीर के हिसाब से ज़्यादा बड़ा है। रेस्क्यूअर्स। लेकिन बात सिर्फ बड़े दिमाग की नहीं है। हमसे भी बड़ा दिमाग हाथी का है, 3 गुना ज़्यादा बड़ा। वह इसका 10 किलो का होता है सबसे बड़ा। हमारा तो 1.2 से 1.5 किलो तक का ही होता है। तो क्या साइज मैटर करता है? एक बड़ा दिमाग होना मैटर करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फोन नंबर ऑफ यूनिट्स। किसके दिमाग में कितने न्यूरॉन्स हैं, और वह भी सीरियल को टैक्स में। इस हिस्से में यह इतना खास क्यों है? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ब्रेन सेल्स जो हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत सारे और गैस एक साथ काम करते हैं। ये ऑडियंस डिफरेंट स्टाइल से बनिए होते हैं और हर वर्ग इंच का सेल एक अलग चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, मसल सेल्स, सिर्फ सबका अपना अपना काम। हम अपने शरीर को या किसी मल्टी सेल्यूलर जानवर के शरीर को इस तरह से देख सकते हैं जहां कुछ डिफरेंट ग्रुप्स और सिर्फ एक साथ आखिर काम वर्क करके जिंदा रहते हैं। हमारे अंदर 2 ही तरह का लाइट कम होता है, सिंगल सेल या कलेक्शन। हम कलेक्शन ऑफ सेल्स में इनफैक्ट या हम कुछ होता भी ढूंढते हैं। CLA जो जिंदा है, खुद को जो हम यहाँ बोलते हैं। इन जस्ट साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कौन से? सिटीजन इमर्जेंट प्रॉपर्टी। हमें पता नहीं आता कहाँ से आता है, लेकिन जिंदगी एक्चुअली सेल्स की है। खाता पीता भी वही लोग हैं। हम सिर्फ भूख लगती है। उसी तरह से न्यूरॉन, ऐप और ब्रेन सेल्स है, जिसे आप नर्वस एल्बम बोल सकते हो, क्योंकि न्यूरॉन से आपके प्रिंट तक लिमिटेड नहीं होता है। बाकी नर्वस सिस्टम में भी न्यूरॉन्स होते हैं। आपके फिंगर टिप, पैर से लेकर अंगूठे तक सब हमारे न्यूरॉन कनेक्शंस की वजह से ही मूव होते हैं। ये एक तरह का कई सारे वायर्स का एक समूह के जैसे एक स्ट्रक्चर में है। आपके शरीर में हर एक चेतना को आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर देख सकते हैं। ये दूसरे न्यूरॉन्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाकर कम्युनिकेट करता है। बाहरी वातावरण से इनपुट लेकर हमारे मोटर एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, और भी बहुत कुछ। सीधे शब्दों में कहें तो बाकी सब सेल्स के ग्रुप में न्यूरॉन्स के ग्रुप ने ठेका लिया है बाकी सेल्स को सुरक्षित रखने के लिए।
ये बताने के लिए कि कहाँ खतरा है और कहाँ नहीं है। तो दिमाग के साइज के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह न्यूरॉन्स हैं। ये कितने हैं, किसके दिमाग में है, और वो भी खासकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कितने हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? दिमाग का वो फोल्ड वाला पार्ट होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे हाई लेवल डिसीजन यहीं से पास होते हैं। सेंसेशन, मेमोरी, परसेप्शन, रीजनिंग, इसे आप अल्टीमेट प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं। यह ब्रेन का वह रिसेंटली अवॉर्डेड पार्ट है जिसे आप मैमल्स में हर किसी में नहीं, रेप्टाइल्स में भी देख सकते हैं। ये सीरियल कॉर्टेक्स कैसे काम करते हैं? आप जानते हैं कि इवोल्यूशन हमेशा किसी नई चीज़ को बनाने के लिए स्क्रैच से शुरू नहीं होता है। पहले से मौजूद चीज़ों को ही बेहतर बनाया जाता है। तो जो बेसिक ब्रेन था उस पर यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स लगा लिया गया ताकि दिमाग और भी बेहतर हो सके। जिन जानवरों का जीवन थोड़ा जटिल होता है, उदाहरण के लिए चूहे, वे सिर्फ लेफ्ट, राइट, अप, डाउन नहीं करते। उनके जीवन में प्लानिंग और रीजनिंग भी शामिल होता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कितने न्यूरॉन हैं, ये देखा गया कि वह स्पीशीज कितनी कॉग्निटिवली एडवांस है, उनके थॉट प्रोसेस में कितनी जटिलता है। देखा जाएगा कि हाथी का दिमाग हमसे भले ही बड़ा है, लेकिन हाथी के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 5.6 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जबकि हमारे होमो सेपियंस के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 16 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे पूरे दिमाग में कुल 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 16 बिलियन और बाकी बचे हुए पार्ट्स में लगभग 70 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये सीरियल कॉर्टेक्स में इतने ज़्यादा डेंसली पैक्ड न्यूरॉन्स का होना ही कारण है कि हम इतने कम समय में बेहतर फ्यूचर प्लानिंग कर पाते हैं। ये बायोलॉजिकली कैपेबल टेक्स्ट कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ कॉन्टैक्ट वाले न्यूरॉन्स की संख्या का फ़र्क है। ब्राज़ील के एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उनका नाम है सुजाना हेरकुलानो हाउजिल। आप गूगल सर्च करके उनके बारे में और जान सकते हैं। ये ध्यान दें कि इस स्टडी में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि लॉन्ग फिन पायलट व्हेल और डॉल्फिन, जो कि फेनमिली डेल्फिनिडे से बिलोंग करते हैं। उनके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हमारे से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, वो भी 3 गुना ज़्यादा। तो क्या ये हमसे ज़्यादा स्मार्ट है? वह अभी भी बहस का विषय है। शायद इस पूरे स्टडी में अभी भी कुछ और ही बता दे, पर यही साइंस का मूल्य सिद्धांत है। अगर हमें कुछ चीज़ बार बार डिफरेंट रिजल्ट शो कर रही हो, मतलब हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं जानते, इससे लिए साइंस हमेशा इवॉल्व हो रही है। न्यूरॉन्स की संख्या और उनका घनत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन। ये कनेक्शन जितने जटिल और मजबूत होते हैं, उतनी ही ज़्यादा जानकारी का आदान प्रदान हो पाता है और दिमाग उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनता है। इसे आप एक तरह से हाईवे सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। चाहे आपके पास कितनी भी गाड़ियाँ हों, अगर सड़कें खराब हैं और ट्रैफिक जाम है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह दिमाग में भी न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन का होना ज़रूरी है, ताकि वे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और जानकारी का आदान प्रदान कर सकें। तो दिमाग में ये कनेक्शन कैसे बनते हैं? ये कनेक्शन बचपन में हम जो अनुभव करते हैं, सीखते हैं और जिस वातावरण में रहते हैं उसके हिसाब से बनते हैं। जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतने ही ज़्यादा न्यूरॉनल कनेक्शन बनते हैं, और ये कनेक्शन जितने मजबूत होते हैं उतनी ही तेज़ी से हम सीख पाते हैं और नई चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुछ सीख नहीं रहे हैं या किसी भी तरह की मानसिक उत्तेजना नहीं ले रहे हैं, तो ये कनेक्शन कमज़ोर पड़ जाते हैं और टूट भी सकते हैं। इसीलिए दिमाग को लगातार एक्टिव रखना और नई चीज़ें सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। तो संक्षेप में, हमारी बुद्धिमानी सिर्फ दिमाग के आकार या न्यूरॉन्स की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन की जटिलता और मजबूती पर भी निर्भर करती है। ये कनेक्शन बचपन के अनुभवों, सीखने और वातावरण से प्रभावित होते हैं। इसलिए दिमाग को लगातार सक्रिय रखना और सीखते रहना हमारे दिमाग को तेज़ और कुशल बनाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो वो मोटिवेशन खत्म होने लगता है। आई होप यू गाइज विल हेल्प मी। थैंक यू।